Good afternoon to one and all present here, respected teacher and my dear student. आज नवरात्रि की 6वीं तिथि और आज का रूप है कात्यायनी नवदुर्गा। पिछले 5 दिन से हम जो महिलाओं ने योगदान दिया है उसका जागर कर रहे हैं। महिलाओं के योगदान के विषय में अगर हम बात करने लगे तो युगांतर के बाद भी ये योगदान की बातें खत्म नहीं होगी। जो वो जताना नहीं जानती इसलिए तो माँ कहलाती है, माँ कहलाती है। आज बात करूंगा नारायण मूर्ति की सक्सेस की प्राइम सोर्स है उनकी धर्मपत्नी, जो कई चैलेंजेस के बाद भी डरकर नहीं डटकर खड़ी रही। उन्होंने अपने समय पे शिकायत करने का मौका मिला, समय आया लेकिन लोगों को सपोर्ट किया, उस बात को फिर से सही ठहराया। एक सफल आदमी के पीछे एक ऐसी औरत का होता है जो सिंपल एट बोल्ड एट सक्सेसफुल एट हम्बल वन ऑफ द फर्स्ट पहली दफा फीमेल इंजीनियर बनी, राइटर फिलैंथ्रोपिस्ट भी पहली दफा बनी, पद्मश्री पद्म भूषण प्रणाम करता हूँ सिंप्लिसिटी की मूर्ति श्रीमती सुधा मूर्ति जी, जो कि अरबों की मालकिन है। दामाद उनके ब्रिटेन के पीएम रह चुके हैं, फिर भी वो रहती है 2 कमरे के मकान में। जब वो छोटी थी ना स्कूल के अंदर, तो एक बार टीचर ने बोला क्लास मॉनिटर बनोगी, तो बोली हाँ क्लास मॉनिटर बनोगी। तो बच्चे हंगामा किए जा रहे थे, यूं ही कोई चौक फेंक रहा था, वो मजे ले रहे थे। टीचर आई, बच्चे छोड़ करे, सुधा मूर्ति को डांट पड़ गई। अगले दिन टीचर ने बोला दूसरा मॉनिटर बनाएंगे, तुमको नहीं बनाएंगे। सुधा मूर्ति जी ने रिक्वेस्ट की एक चांस दे दो। टीचर बोली हाँ, कोई एक मौका मांगे तो दे देना चाहिए, वैसे तो 7 मौके तो दे देना चाहिए। फिर सुधार के लिए नहीं, सुधा की लिस्ट बनी, सूत्रधार बनी। सुधा ने बच्चों को कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी बड़ी एंगेजिंग होती है। सारे बच्चे चुप। सुधा द बॉर्न स्टोरी टेलर, वो अच्छी कहानी सुनाए, साउथ इंडियन कहानियाँ, आध्यात्मिक कहानियाँ, अच्छे संस्कारियों की कहानियाँ, अच्छे विचारों की कहानी सुनाए। टीचर जब क्लास में आए देखे सारे बच्चे चुपचाप कहानी में अपना मन लगाए। टीचर बोली सुधा मूर्ति है आपका ब्रिज बनेगा, आपको बड़ा लेखक बनने के लिए। आज तक 20,000 उनके पर्सनल लाइब्रेरी में बुक्स है। 60,000 से अधिक लाइब्रेरी इन्फोसिस फाउंडेशन सारे देश में बना चुकी है। 1.5 करोड़ किताबें आज तक दान दे चुकी है। खुद से 150 प्लस किताबें लिख चुकी है इंग्लिश और कन्नड़ के अंदर। ये सुधा मूर्ति 3 बेडरूम के मकान में रहती है, लेकिन उनसे कोई पूछे कितने बेडरूम है तो बोलती है 2, क्योंकि उन्होंने तीसरा वाला अपने किताबों का लाइब्रेरी बना रखा है। अब स्टोरी है जब वो इंजीनियरिंग करने चली थी। इफ यू कांट फाइंड वे यू विल क्रिएट वन। 1968 की कहानी से शुरुआत करता हूँ। इंजीनियरिंग करने की जिद कर ली उन्होंने। इस समय कोई इंजीनियरिंग नहीं करता था। माँ बाप ने कहा लड़कियां कहाँ इंजीनियरिंग करती है, केवल लड़के बीच में लड़की। बहुत मुश्किल से घर वालों को समझाया, प्रिंसिपल ने मना कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो टेस्ट मैं सेट कर दूंगा। बहुत भयंकर टेस्ट सेट करवा दिया कि कोई पास ही ना कर सके। सुधा ने पूरा पेपर ठीक कर दिया, एडमिशन हो गया। बाद में प्रिंसिपल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, कैंटीन में नहीं जाओगी, साड़ी में आना होगा। 600 स्टूडेंट के बीच में 599 लड़के और एक अकेली सुधा मूर्ति। कोई नोट्स नहीं शेयर करे, किसी से बातें नहीं करे। लड़के उनको सीक्रेट चिट्ठियां लिख करके दे दे कि तू इंजीनियरिंग कॉलेज की आने की वजह शादी कर ले, क्यों परेशान हो रही है कॉलेज में, तू बीए कर ले इंग्लिश में जाकर। वहाँ पे उस दिन क्योंकि कोई जो लड़की है उसकी एडमिशन नहीं थी, इसकी वजह से वहाँ पे लेडीज टॉयलेट तक नहीं था। वो पूरा दिन भूखा रहती थी, प्यासा रहती थी, ताकि शाम के समय तक उसे टॉयलेट नहीं जा सके। उनको लड़कों से बात करने के लिए सख्त मनाही थी। प्रिंसिपल को लगता था कि अगर लड़कों से बात करेगी तो ध्यान भटक जाएगा, लेकिन पहले साल में पूरा कॉलेज स्टॉप कर दिया। लड़के उनसे खुद मिलने आने लगे,
उनसे डाउट पूछने के लिए। ये थी इंजीनियरिंग की उनकी स्टोरी। जब कोई भी लड़की को एडमिशन के लिए, ये फर्स्ट लड़की थी जिन्होंने पहले इंजीनियरिंग की है। अभी वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। वन हैज टू बी स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। जो चीज आज तक नहीं हुई ऐसा मत सोचना कि वह आज नहीं होंगी। चेंज योर माइंडसेट। इंजीनियरिंग खत्म हुई, एमटेक करने चली गई। 1974 में लास्ट ईयर था एमटेक का। उनको पता चला कि टेल्को के अंदर वैकेंसी आ रही है, नौकरी लग रही है वहाँ। उन्होंने चिट्ठी लिख दी जेआरडी टाटा को, जो पहले अभी एक टाटा मोटर्स है, उनका नाम पहले टेल्को था, टाटा को। और क्या लिख दिया उसमें, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ कि लड़की अप्लाई नहीं कर सकती यहाँ पे, और मैं आपको आज याद दिलाना चाहती हूँ जेआरडी टाटा, इस देश की प्रोग्रेस तब तक नहीं होंगी जब तक आप औरतों को इन्वॉल्व नहीं करोगे वर्क फोर्स के अंदर, इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे औरतों को। मैन और वुमन को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो वुमन पॉलिसी जेआरडी टाटा, यह आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, यह आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जेआरडी टाटा को अपने डिसीजन पे रिवीजन लेना पड़ा। उन्होंने वहां से रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं, लेकिन वहां से जॉब की चिट्ठी आ गई। मीनवाइल उसी समय उनको क्या अमेरिका के अंदर पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए जॉब लग गई थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं टेल्को ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं अमेरिका में जाकर पीएचडी करूंगी। तब उसके पापा ने उसे समझा, बेटी रुको, मेरी बात सुनो, अगर तुम हजारों लाखों लड़कियों के लिए लड़ी हो ना, या अपने लिए लड़ी थी, तुम उन हजारों लड़कियों के लिए लड़ी जिनको इंजीनियरिंग में नौकरियां नहीं मिलती थी। अब पीछे मत हटना, अब टेल्को चली जाओ। तब वो टेल्को के अंदर पहली लड़की अपॉइंट हुई थी, वो पहली लड़की थी कि जिसे टेल्को ने अपॉइंट किया था। फिर 10 फरवरी 1978 में उनका मैरिज हुआ नारायण मूर्ति जी के संग। नारायण मूर्ति जी के संग जब उनकी शादी हुई तब वो अनमैरिड थी। मीन्स वो जो ये था, उनके पास कोई भी जॉब नहीं था नारायण मूर्ति जी के साथ। तब लोग बोले कि बताएंगे क्या कि लड़का क्या करता है, तो लड़कों के पास तो कोई जॉब नहीं है। तो नारायण मूर्ति के पास कोई जॉब नहीं, तो वो बोली कि क्या बोलना, सुधा मूर्ति जी के हस्बैंड है ये बोल देना सिर्फ। तो वो जो बाद में नारायण मूर्ति जी ने पटनी कंपनी ज्वाइन की, उसके 2-3 साल बाद उन्होंने सोचा कि अपना कुछ इंडिया का में रिवोल्यूशन लाना है आईटी सेक्टर में। तो उन्होंने इन्फोसिस को स्टार्टअप किया। 10 जुलाई 1981 में उन्होंने सोचा कि मुझे इन्फोसिस स्टार्टअप करना है। तो को फाउंडर के साथ, उनके साथ 6 को फाउंडर थे और 7 जन मिलकर उन्होंने इन्फोसिस को स्टार्ट किया। तब उनके पास पैसा नहीं था क्योंकि वो बॉम्बे में रहते थे 2 कमरे के फ्लैट में, तो उनके पास पैसा नहीं था। तो उन्होंने सीधा कह दिया सुधा जी से कि मैं अगले 3 साल तक घर में 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा, जो भी खर्चा उठाना होगा वो आपको होगा। उस समय से कुछ पैसे बचे तो मुझे दे देना। तब कुछ पैसे बचे थे सुधा मूर्ति जी के पास, तो 10,000 रुपए थे, 10,250 थे। तो उसमें से 10,000 रुपए सुधा मूर्ति जी ने नारायण मूर्ति को दिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए। बाकी 250 रुपए खर्चे के लिए बचा के रखे। जब कंपनी स्टार्टअप हुई तो 10,000 रुपए से कंपनी स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज की अगर नेटवर्क देखी जाए इन्फोसिस कंपनी की तो है 94.55 बिलियन US डॉलर आज की नेटवर्थ है। एक बार अभी दामाद उनके ऋषि सुनक जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंग्लैंड के, यूके के लास्ट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो है ऋषि सुनक, वो और सुधा मूर्ति और उसकी बहन वो निकले दामाद से मिलने और बेटी से मिलने निकले। वहाँ पे इंग्लैंड पहुँचे तो जो इमिग्रेशन वाली लड़की होती है उन्होंने वहाँ पे चेकिंग की। उन्होंने उसे पूछा आपको जाना कहाँ है, तो उन्होंने एड्रेस बताया 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये एड्रेस किसका है, ये है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उनका एड्रेस है। वो देखे कि ये दोनों जो लेडीज है वो सिंपल साड़ी वेयरिंग है और ये बता रहे कि मेरे जो दामाद है वो ऋषि सुनक जी है। उन्होंने उन दोनों लेडीज को साइड में खड़ा किया और बोले, बाद में उन्होंने ऋषि सुनक जी को कॉल किया और क्या 200 लोग वहाँ पे चले आए और उनको क्या आदर के सम्मान के साथ वहाँ पे लेके गए। फिर दूसरे दिन अखबार में उस जो लड़की थी उन्होंने राइट किया
कि आज मेरा भारत देश के प्रति और सम्मान बढ़ गया है। ये नारी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके जो देश है उससे और आपका जो इंग्लैंड देश है वो बहुत अच्छे हाथों में दिया गया है, उसे अच्छा लगा। पर्पस बिफोर प्लेजर, उनको 3 चीजें जिंदगी में पसंद थी। एक थी जो बुक्स है वो रीड करना, सेकंड था फिल्में देखना और थर्ड था साड़ी खरीदना। जब वो काशी विश्वनाथ गई तब काशी विश्वनाथ है, पुजारी ने डुबकी लगाई और फिर पुजारी के पास आई। पुजारी ने बोला कि जो भी आपको पसंद है उसमें से एक चीज छोड़नी पड़ेगी। वो बोली मैं तो बुक पढ़ना तो छोड़ नहीं सकती, उनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, फिल्में देखने से मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो वो भी छोड़ नहीं सकती थी। तो उन्होंने साड़ी जो खरीदना उनका शौक था वो उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया और तब से आज तक वो एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जिंदगी नहीं जी। वो कुछ उनके पास सिर्फ 2002 में गई थी, आज की 2024 है, 22 साल हो गए, उनमें सिर्फ वो उसके पास 10 to 12 साड़ियाँ है, वही वो क्या पहनती है। थैंक यू वेरी मच।